शायद हर किसी की जवानी में कुछ न कुछ अफसोस रहता है ना? एक ऐसी सीक्रेट क्रश जो कभी खत्म ही नहीं होती। किसी के प्यार में जल्दबाजी में पड़ जाना, या फिर ग्रेड्स जो आइडियल नहीं थे, या फिर वो शख्स जिसके साथ आप थे तो सही, लेकिन साथ रह नहीं पाए। वक्त आखिरकार सब कुछ शांत कर ही देता है। लेकिन जब आप सच में यादों की बेड़ियों को तोड़ते हो, तो ये दिमाग में एक ऐसा तूफान जरूर लाती हैं जो कभी शांत नहीं हो पाता। अपनी उस जवानी में, जिसे मैंने बहुत मामूली समझा था, किसी ने बड़े ध्यान से और अजीब तरीके से साल दर साल मेरी हिफाजत की थी। नोटबुक के आखिरी पन्ने पर उसने फाउंटेन पेन से बड़े करीने से लिखा था, जुनियोंग, क्या हम साथ रह सकते हैं? 17 तारीख को वो तुम्हारा वांथू चौराहे पर इंतजार करेगी। बीजिंग यूनिवर्सिटी जाने से एक दिन पहले मैं ऑनलाइन ब्राउज कर रहा था और मैंने एक पोस्ट देखी, हाई स्कूल से तुम्हारा सबसे बड़ा अफसोस क्या है? इस सवाल को देखकर मेरे दिमाग में तुरंत एक खूबसूरत और नाजुक चेहरा आ गया। मेरा सबसे बड़ा अफसोस शायद ये है कि जब मैं 16 साल का था, तो मुझ में उस लड़की को अपना प्यार जताने की हिम्मत भी नहीं थी जिसे मैं पसंद करता था। दिल थोड़ा कड़वा हो गया। वो लाइन टाइप करने के बाद मैंने फ़ोन नीचे रखा और अपना सामान पैक करने लगा। लेकिन पूरी दोपहर मेरा दिल शांत नहीं हो पाया। मेरे ईयरफोन में जे चाओ का गाना एनीथिंग इम्पॉसिबल बार बार बज रहा था। ऐसा लगा जैसे वो मुझे उस तपती हुई गर्मी में वापस ले गया। मेरे पास एक राज है जिसे मैंने 7 सालों से छुपा कर रखा है। उस राज का नाम है डुक्सी। 10वीं क्लास के पहले दिन डुक्सी ने स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर पोडियम पर स्पीच दी। मैं क्लास 5 की फ्रंट रो में खड़ा होकर आधे घंटे से भी ज़्यादा देर तक उसे घूरता रहा। शायद उस छोटी सी उम्र में मुझे अभी भी समझ नहीं आया था कि किसी को पसंद करने का मतलब क्या होता है। लेकिन उस दिन मेरी दिल की धड़कन का तेज होना और मेरा थोड़ा लाल चेहरा मुझे याद दिला रहा था, पिंग जुनियोंग, तुम्हें उससे प्यार हो गया है। क्लास 5 से क्लास 1 की दूरी, तीसरी मंजिल से पहली मंजिल की दूरी थी। 54 सीढ़ियाँ, 108 कदम, यही दूरी थी मेरे और डुक्सी के बीच। उस दिन के बाद मैं हर ब्रेक में उसकी क्लासरूम के पास से गुजरता था। गुजरते वक्त मैं ऐसे दिखावा करता जैसे यूं ही अंदर झांक रहा हूं। कभी कभी वो अपने आसपास के क्लासमेट्स के साथ खुशी से बातें करती होती, तो कभी मैं दूसरी क्लासेस के लड़कों को उसे लव लेटर और गिफ्ट देते देखता। अच्छे दिनों में हमारी आंखें मिल जाती। हर बार मैं बड़ी बेरुखी से अपनी नज़र हटा लेता और उसकी क्लास की डोर पास करने के बाद ही जल्दी से वहाँ से भागता। इवनिंग सेल्फ स्टडी के आखिरी पीरियड में मैं अपने स्क्रैच पेपर पर बार बार उसका नाम लिखता, डुक्सी, डुक्सी। भला किसी का नाम इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? डुक्सी इतनी मशहूर थी कि भले ही वो हमारी क्लास में नहीं थी, हर ब्रेक में मेरी क्लास के लड़के हमेशा उसी के बारे में बातें करते। जब भी मैं उसका नाम सुनता, मेरा दिल जोर से धड़कने लगता। मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं खुलकर उन लड़कों के साथ मिलकर उसकी हर बात पर चर्चा करूं। मुझे डर लगता था कि कहीं दूसरे ये न समझ लें कि उसके लिए मेरी फीलिंग्स अलग हैं। लेकिन मुझे इस बात से भी डर लगता था कि कहीं उन्हें पता न चले। 10वीं के दूसरे सेमेस्टर में होम रूम टीचर ने हमें आर्ट्स या साइंस स्ट्रीम चुनने का फॉर्म जमा करने को कहा। इस बारे में मेरी कोई खास राय नहीं थी। मेरे पेरेंट्स हमेशा चाहते थे कि मैं साइंस लूं। मेरे क्लासमेट्स भी कहते थे कि साइंस बेहतर है। लेकिन मैं तो बस ये जानना चाहता था कि डुक्सी साइंस लेगी या आर्ट्स। उस दिन जब मैं डुक्सी की क्लास के पास से गुजरा, तो मैं सच में एक बार के लिए हिम्मत जुटाना चाहता था, ताकि बहादुरी से उससे पूछ सकूं, हाय डुक्सी, मैं पिंग जुन्योंग हूं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम आर्ट्स लेने वाली हो या साइंस? लेकिन आखिर में मैं वो कदम नहीं उठा सका। सारी गर्मी की छुट्टियां मैंने दुआ मांगी। मैंने प्रार्थना की कि लेडी लक मुझ पर बस एक बार मेहरबान हो जाए। प्लीज मुझे डुक्सी के साथ एक ही क्लास में डाल दो। किस्मत सच में कुछ देर के लिए मुझ पर मेहरबान हुई। जब नया सेमेस्टर शुरू हुआ, तो मैंने सच में डुक्सी को अपनी क्लासरूम में देखा। हम ग्रेड के हिसाब से बैठते थे। डुक्सी पहले नंबर की सीट पर थी और मैं 15वीं सीट पर। इस पोजीशन से मुझे डुक्सी का साइड प्रोफाइल देखने के लिए बस अपना सिर 45 डिग्री घुमाना पड़ता था। फिजिक्स क्लास में टीचर बोर्ड पर एक के बाद एक समझ से परे डेफिनेशन लिखते जाते, और मैं बस अपनी ठुड्डी हाथ पर रखकर डुक्सी को खाली खाली घूरता रहता। कुछ बार डुक्सी ने भी पीछे मुड़कर देखा। उसकी नज़र मेरे आसपास से गुजरी। हर बार मैं इतना नर्वस हो जाता कि हिलने की हिम्मत नहीं होती। मैं उसकी नज़रों से बचना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि ऐसा करना कहीं ज़्यादा साफ न दिखे। डुक्सी के पीछे मुड़ने की आवृत्ति बढ़ने लगी और उसकी नज़र भी अक्सर मेरे आसपास ही रुकने लगी। मेरा दिल खुशी और घबराहट दोनों से भर गया। क्या वो मुझे देख रही है या किसी और लड़के को? लेकिन मेरे आसपास तो मैं ही अकेला लड़का था। डुक्सी, कहीं वो किसी लड़की को तो नहीं देख रही? शायद हर किसी को ऐसा वहम होता है। जिसे आप चुरा चुरा कर देख रहे हो, वो भी आपको चुरा चुरा कर देख रही है। जिस पर आपका क्रश है, उसे भी आप पर क्रश है। लेकिन वहम आखिर में वहम ही होता है।
मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि हर बार जब डुक्सी मुड़ती थी तो वो अपने पीछे लगी दीवार घड़ी देखने के लिए मुड़ती थी। तो क्या टॉप स्टूडेंट्स भी यही सोचते हैं कि क्लास कब खत्म होगी? साइंस के सब्जेक्ट मेरी सोच से कहीं ज़्यादा मुश्किल थे। जो सवाल समझने के लिए मुझे हर दिन देर रात तक जागना पड़ता, डुक्सी उन्हें सिर्फ एक बार सुनकर सीख जाती थी। आधा सेमेस्टर बीत गया। वो पूरे ग्रेड में पक्के तौर पर पहले स्थान पर थी, जबकि मेरी रैंकिंग 7 स्थान नीचे खिसक गई थी। मिड टर्म एग्जाम के बाद होमरूम टीचर ने मुझे अपने ऑफिस बात करने के लिए बुलाया। उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूं और क्लास में ध्यान भटकाना बंद करूं। उसने मुझे डुक्सी और लिनफेंग से सीखने को कहा, क्योंकि उनके ग्रेड बहुत स्टेबल हैं। लिनफेंग डुक्सी का डेस्कमेट था। डुक्सी पूरे ग्रेड में पक्की पहले स्थान पर और लिनफेंग पक्के दूसरे स्थान पर। इसके अलावा वो दोनों पूरी क्लास के माने हुए गोल्डन कपल भी थे। ग्रेड्स, लुक्स, फैमिली बैकग्राउंड, वो हर तरह से एक परफेक्ट मैच थे। आर्ट्स फेस्टिवल के दौरान टीचर ने होस्टिंग का मौका डुक्सी और लिनफेंग को दिया। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ऐसा लगता है कि खूबसूरत लोगों की जिंदगी कुछ अलग ही होती है। उन्हें बस वहां खड़ा होना होता है और वो सबका ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। उस दिन मैंने एक हल्की सफ़ेद ड्रेस पहनी थी। लिनफेंग ने उसी रंग का एक स्टाइलिश सूट पहना हुआ था। मैं स्टेज के नीचे एक ऐसी जगह पर बैठा था जो किसी को नजर ना आए और मंच पर चमकते हुए इंसान को देख रहा था। उनकी परफेक्ट कोऑर्डिनेशन देख रहा था। मेरे कानों में जूनियर्स की ओर से उनके लिए की जा रही अनगिनत तारीफें गूंज रही थीं। उस दिन डुक्सी और लिनफेंग की फोटो स्कूल के कन्फेशन पेज पर वायरल हो गई। और जहां तक मेरी बात है, मेरी हिम्मत सिर्फ चोरी से डुक्सी की फोटो क्रॉप करके सेव करने की हुई। मेरा दिल खुशी और कड़वाहट दोनों से भर गया। ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ऐसे इंसान से प्यार हो गया है जो मेरी लीग से बाहर है। दिन तेजी से बीतते गए। पलक झपकते ही एक सेमेस्टर बीत गया। क्लासरूम के पीछे लगी ग्रेड शीट पर मेरी रैंक 7वीं थी। डुक्सी अभी भी पहले स्थान पर थी। हमारे नामों के बीच 7 से कम सेंटीमीटर का फासला था। लेकिन इस 10 सेंटीमीटर के गैप को पाटने के लिए मुझे और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। छुट्टियों के दौरान शहर में पहली भारी बर्फबारी हुई। मैंने खिड़की खोली और गिरते हुए बर्फ के टुकड़ों को देखकर एक इच्छा मांगी, प्लीज मुझे डुक्सी के थोड़ा और करीब आने दो। जब नए साल की घंटी बजी तो मैंने अपना फोन उठाया, ये सोचते हुए कि क्या डुक्सी को नए साल का मैसेज भेजूं या नहीं। बस एक लाइन। अगर डुक्सी ने जवाब दे दिया तो मैं माफी मांग लूंगा और कहूंगा कि ये एक ग्रुप मैसेज था। उम्मीद है मैं आपको परेशान नहीं कर रहा। फिर मैं गंभीरता से उसे नए साल की शुभकामनाएं दूंगा। लेकिन क्या डुक्सी सच में जवाब देगी? उसे तो कितने सारे लोगों ने मैसेज भेजे होंगे। सोचने वाली बात यह थी कि डुक्सी मेरी क्यू लिस्ट में इतने समय से है, लेकिन हमने कभी बात नहीं की। जब दीवार की घड़ी में 12 बजे मेरे फोन पर डुक्सी का एक मैसेज आया, नया साल मुबारक हो, मैं एक ऐसे एहसास से अभिभूत हो गया जिसे खुशी की उड़ान कहते हैं। मैंने झट से चैट इंटरफेस खोला और सोचने लगा कि कैसे जवाब दूं जो गंभीर भी लगे और नेचुरल भी। क्या ये ग्रुप मैसेज है? चैट इंटरफेस पर बार बार दिख रहा था। सामने वाला टाइप कर रहा है, स्टूडेंट पिंग जुनयोंग, तुमने फाइनल एग्जाम में अच्छा किया। नए साल में तुम्हें भी नया साल मुबारक हो। मुझे डुक्सी की तरफ से एक ग्रीटिंग मिली। सिर्फ पिंग जुनयोंग के लिए एक नए साल का मैसेज। मैंने फोन को अपने सीने से लगाया और अपने बिस्तर पर उत्साह से लौटने लगा। स्टूडेंट डुक्सी, नया साल मुबारक हो। मैं तुम्हें पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। स्टूडेंट पिंग जुनयोंग, क्या नए साल के लिए तुम्हारी कोई इच्छा है? शायद मैं इसे पूरा करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी थी, डुक्सी के थोड़ा और करीब जाना। सर्दियों की छुट्टियां तेजी से बीत गईं। मैं उम्मीद और अनिच्छा के मिले जुले भाव के साथ नए सेमेस्टर में दाखिल हुआ। इस सेमेस्टर सीटिंग अभी भी ग्रेड के हिसाब से थी। इस बार मैं डुक्सी के पीछे डायगोनली बैठा। जब मैं लेक्चर समझ नहीं पाता था तो मैं आदतन अपनी ठुड्डी हाथ पर रखकर डुक्सी का साइड प्रोफाइल घूरने लगता। लेकिन मैंने अपने स्क्रैच पेपर पर उसका नाम लिखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हम इतने पास बैठे थे। वो बस सिर घुमाकर ही देख सकती थी। एक दिन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए सेल्फ स्टडी सेशन के दौरान मैं मैथ्स वर्कशीट का सबसे मुश्किल आखिरी सवाल हल नहीं कर पाया। मैंने साफ तौर पर इस तरह के सवाल पहले कई बार किए थे, लेकिन मुझे अभी भी नहीं आया कि इसे कैसे करना है। कुछ बार कोशिश करने के बाद अचानक मुझे बहुत निराशा हुई। गुस्से में मैंने वर्कशीट को एक तरफ धकेल दिया। शायद मेरी हरकत बहुत तेज थी और इससे डुक्सी को दिक्कत हुई। उसने अपना सिर घुमाया और काफी देर तक मेरे स्क्रैच पेपर को घूरती रही। क्या मैंने तुम्हारी पढ़ाई में डिस्टर्ब किया? सॉरी, मैंने धीमी आवाज में उससे माफी मांगी। डुक्सी करीब झुकी और अपनी आवाज धीमी करते हुए बोली, ये सवाल टेक्स्ट बुक के एक एग्जाम्पल का वेरिएशन है, सिद्धांत एक ही है। उसके हाथ में पकड़ी पेंसिल पेपर पर चलती रही। वो मेरे बहुत करीब थी। मैं खाली खाली उसकी पलकें झपकते हुए घूरता रहा। डुक्सी बहुत स्मार्ट है। उसका तरीका क्लास में टीचर के सिखाए तरीके से भी ज्यादा छोटा और सटीक है।
तुम क्लास में टीचर के बताए तरीके को भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा और कैलकुलेशन मिस्टेक होना आसान है। इसके बाद उसने गंभीरता से मुझे एक और तरीका समझाया। समझ आया? डुक्सी ने अचानक ऊपर देखा। हमारी आंखें अनजाने में मिल गईं। मैं इतना चौंक गया कि मैंने जल्दी से अपनी नज़रें हटा ली। मेरा एकमात्र अवचेतन रिएक्शन सिर हिलाना था। समझ आ गया। जब मैंने स्क्रैच पेपर वापस लिया तो गलती से मेरा हाथ डुक्सी के हाथ को छू गया। मेरा दिल और भी तेज धड़कने लगा। नहीं, मेरा मतलब, मैंने जानबूझकर नहीं किया। डुक्सी हंस पड़ी। स्टूडेंट पेंगुनयोंग, जब भी तुम नर्वस होते हो तुम हकलाने क्यों लगते हो? डुक्सी ने अपना सिर झुकाया। उसकी चमकती आंखें मुझे देखकर मुस्कुरा रही थीं। उस पल मैं बुरी तरह घबरा गया। मुझे डर था कि कहीं मेरी छोटी सी फीलिंग दिख न जाए, और इससे भी ज्यादा डर था कि डुक्सी मुझे बेवकूफ समझेगी। लेकिन अगले ही पल उसने कहा, स्टूडेंट पेंग जुनयोंग, तुम ऐसे बहुत क्यूट लगते हो। क्या मैं तुम्हें जुनयोंग बुला सकती हूँ? मिडिल स्कूल में लोग मुझे निकनेम भी देते थे, लेकिन वो सब निकनेम बुरे इरादे से दिए जाते थे। वो ऐसे लहजे में बोलते थे जो मना करने की इजाजत ही नहीं देता था। मुझे ना कहने का कोई मौका ही नहीं मिलता था। सिर्फ डुक्सी ने ही धीरे और विनम्रता से मुझसे पूछा, स्टूडेंट पिंग जुनयोंग, क्या मैं तुम्हें जुनयोंग बुला सकती हूँ? उसकी गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर मैं जवाब देना तक भूल गया। स्टूडेंट पिंग, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मुझे बस लगता है कि तुम्हें ऐसे बुलाना बहुत क्यूट है। डुक्सी की आवाज़ में थोड़ी बेचैनी थी। मैंने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, तुम मुझे जो चाहो बुला सकती हो। डुक्सी ने अपना सिर घुमा लिया, लेकिन मेरा दिल काफ़ी देर तक शांत नहीं हो सका। बाकी की आधी क्लास में मैं एक भी सवाल हल नहीं कर पाया। शाम को एक गिफ्ट शॉप के पास से गुजरते हुए मैंने अपने 2 दिन के बचाए हुए पॉकेट मनी से एक बेहतरीन पासवर्ड वाली नोटबुक खरीदी। मैंने उस कागज़ के टुकड़े को फाड़ कर निकाला जिस पर हम दोनों ने आज साथ चर्चा की थी, और उसे नोटबुक के पहले पन्ने पर चिपका दिया। फिर मैंने ध्यान से उसके नाम से भरे हुए कागज़ को काटा और डुक्सी के स्क्रैच पेपर के बगल में चिपका दिया। ऐसा लगा जैसे ऐसा करके हमारे बीच कुछ समानता आ गई। डुक्सी, मुझे बताओ, क्या ये हमारा अब तक का सबसे करीबी पल है? मुझे नहीं पता कि मेरी हरकतें बहुत तेज थी या नहीं, लेकिन हर बार जब मैं कोई सवाल हल करने में नाकाम होकर आह भरता तो डुक्सी हमेशा अगले ही पल मुड़ जाती। खरगोश के आकार का ढक्कन वाली अपनी पेन से वो तुरंत सॉल्यूशन के स्टेप्स लिख देती। समझ आया? डुक्सी ने हल्के से मेरे माथे पर टैप किया। मैं थोड़ा कंफ्यूज था। डुक्सी की सोच बहुत एडवांस थी। असल में ऐसे कई हिस्से थे जो मुझे समझ नहीं आए, लेकिन मैं ज्यादा पूछने में सहज महसूस नहीं कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे परेशान करने वाला समझे। थैंक यू, मैं इसे और बार ध्यान से देख लूंगा। मैंने स्क्रैच पेपर वापस ले लिया और सवाल को घूरता रहा, बार बार देखता रहा, लेकिन अभी भी कुछ हिस्से समझ में नहीं आ रहे थे। डुक्सी इतनी स्मार्ट क्यों है और मैं इतना बेवकूफ क्यों हूं? क्लास के बाद मैंने अपनी क्लास की दूसरी रैंक वाली लड़की से मुझे समझाने के लिए कहा। काले रिम का चश्मा पहने एक शर्मीली लड़की। उसे मुझे 2 बार समझाना पड़ा, तब जाकर मुझे पूरी तरह समझ आया। अब मुझे समझ आ गया। थैंक्स मास्टर। जब अगली क्लास की घंटी बजी तो मैं खुशी खुशी अपनी सीट पर लौटा। जब मैं मुड़ा तो मैंने डुक्सी को देखा। वो मुझे घूर रही थी। वो खुश नहीं लग रही थी। वो खुश क्यों नहीं है? डुक्सी पूरे दिन बुरे मूड में थी। ब्रेक के दौरान एक लड़की ने उसे बाहर घूमने चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। जैसे ही क्लास खत्म होती वो बस अपने डेस्क पर सिर रखकर लेट जाती और एक स्टिकी नोट पर कुछ लिखती रहती। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, डुक्सी जैसा ब्रिलियंट इंसान भी किसी मुश्किल सवाल का सामना कर सकता है। घर पहुंचने के बाद जब मैं अपनी नोटबुक्स अरेंज कर रहा था, मैं सोचता रहा कि आज डुक्सी उदास क्यों थी। क्यू पर एक मैसेज पॉपअप हुआ डुक्सी की तरफ से। जुन्यांग, अगर सहूलियत हो तो क्या तुम अपनी ड्राफ्ट नोटबुक खोलकर देख सकते हो? ड्राफ्ट नोटबुक के अंदर मुझे नहीं पता कब से डुक्सी की हैंडराइटिंग में कई स्टिकी नोट्स रखे हुए थे। कंटेंट था वो सवाल जो डुक्सी ने आज मुझे समझाया था। 3 सॉल्यूशन मेथड, हर एक बहुत डिटेल्ड, यहाँ तक कि कौन से थ्योरम यूज हुए और किताब के किस पेज पर, सब कुछ लाल पेन से साफ मार्क किया हुआ था। तो आज ब्रेक के दौरान डुक्सी इसी में बिजी थी। पीछे भी है, देखना मत भूलना। डुक्सी ने एक और मैसेज भेजा। मैंने उसके फाउंटेन पेन से लिखे स्टिकी नोट को पलटा। अब से तुम कभी भी मुझसे पूछ सकते हो, चाहे कितनी ही बार क्यों ना हो। मुझे तुम बिल्कुल परेशान नहीं लगोगे। तो क्या जुनयोंग सिर्फ मुझसे ही पूछ सकता है? मेरी आंखें भर आईं। मेरा दिल भरा भरा सा लग रहा था। डुक्सी, उसे मैं बिल्कुल भी परेशान करने वाला नहीं लगा। मैंने बड़े करीने से स्टिकी नोट को नोटबुक में चिपकाया और आखिरी लाइन पर लिखा, कीप गोइंग। डुक्सी के और करीब 1 कदम। उस रात मुझे पता नहीं कैसे मैं बिस्तर पर पहुंचा, ना ही ये पता कि मैं किस मनोदशा में सो गया। मेरे बेचैन दिल का नतीजा ये हुआ कि अगले दिन मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे।
जब मैं झूमता हुआ क्लासरूम में दाखिल हुआ। स्कूल शुरू हुए लगभग 1 महीना हो गया था। अगले महीने हमारा मंथली टेस्ट होगा। इस बार क्या मैं सही मायने में डुक्सी का डेस्कमेट बन सकता हूँ? एग्जाम के दिन मैं पहले से कभी ज्यादा नर्वस था। एग्जाम हॉल में घुसने से पहले मैंने अपना स्टेशनरी कई बार चेक किया। मैंने कुछ गहरी सांसें ली, खुद को याद दिलाया कि नर्वस नहीं होना है। पिंग जुनियोंग, तुम जरूर कर सकते हो। डुक्सी और मैं एक ही एग्जाम रूम में थे, लेकिन वो एग्जाम रूम एक की सीट नंबर 1 पर थी, जबकि मैं एग्जाम रूम 1 की आखिरी सीट पर। हम दोनों ने क्लासरूम के 2 कोने पकड़े हुए थे। एग्जाम शुरू होने से 10 मिनट पहले डुक्सी मेरे सामने आकर रुकी। जुनियोंग, एग्जाम अच्छे से देना। डुक्सी का ये प्रोत्साहन मेरे लिए हर चीज से बेहतर था। जब आखिरी एग्जाम इंग्लिश खत्म हुआ तो मैंने राहत की सांस ली। आमतौर पर लड़कों की तार्किक सोच थोड़ी बेहतर होती है, लेकिन डुक्सी और मैं इसके बिल्कुल उल्ट थे। वो साइंस सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी थी, जबकि ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट मेरी ताकत थे। केवल चीजें जो मेरे स्कोर को नीचे खींचती थी वो थी मैथ्स और फिजिक्स। लेकिन एग्जाम के दौरान कई सवाल उन टाइप्स के वेरिएशन थे जो डुक्सी ने मुझे समझाए थे। इस बार मुझे अच्छा स्कोर कर पाना चाहिए, है ना? इंतजार की अवधि पीड़ादायक और लंबी दोनों थी। रैंकिंग 1 हफ्ते बाद ही आती। होमरूम टीचर ने क्लास के पीछे ग्रेड शीट पोस्ट की। क्लास के बाद स्टूडेंट्स का झुंड वहां उमड़ पड़ा। मैं उम्मीद और डर दोनों से भरा हुआ था। क्या होगा अगर इस बार भी मैं डुक्सी के साथ डेस्कमेट न बन पाया? क्या होगा अगर मेरा स्कोर इतना अच्छा भी नहीं है कि मैं डुक्सी के पीछे बैठ सकूं? क्या होगा अगर कोई और लड़का डुक्सी से मदद मांगे? क्या वो अपने नए डेस्कमेट को प्यार से समझाएगी? क्या वो मुस्कुराकर किसी और लड़के का नाम बुलाएगी? इन सारी संभावनाओं के बारे में सोचकर मैं निराश होकर अपने डेस्क पर ढेर हो गया। ऐसा लग रहा था मानो मैं नतीजे जानना ही नहीं चाहता था। अगले ही पल मेरी डेस्क पर टैप हुआ। मैंने ऊपर देखा। डुक्सी मेरे सामने मुस्कुराती हुई खड़ी थी। जुनयोंग, मेरे हाथ में एक और ग्रेड शीट है, देखोगे? मेरी आंखें चमक उठी। मैंने उसकी ओर सिर हिलाया, लेकिन फिर जल्दी से सिर हिला दिया। मेरा दिल सस्पेंस में लटका हुआ था। तुमने एग्जाम बहुत अच्छा दिया। डुक्सी डेस्क पर झुक गई, ग्रेड शीट खोली और मेरे सामने रख दी। जुनयोंग, तुम सच में कमाल हो। तुम तो मुझे पकड़ने ही वाले हो। डुक्सी का हाथ मेरे नाम की तरफ इशारा किया। मेरे नाम पर नजर डाली। उसके सामने एक बड़ा नंबर लिखा था, 2। डुक्सी, क्लास में पहली, ग्रेड में दूसरी। पिंग जुनयोंग, क्लास में दूसरा, ग्रेड में 10वां। मैंने इस एक्स्ट्रा रैंकिंग शीट को छुपा लिया। एक सुनसान कोने में मैंने ग्रेड शीट से डुक्सी का नाम और अपना नाम काटकर अलग किया और उन्हें राजों से भरी अपनी नोटबुक में चिपका लिया। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। दोपहर में हमने सीटें बदली। मैं सच में जल्दी से अपनी डेस्क डुक्सी के बगल में रख देना चाहता था, लेकिन मैंने जानबूझकर बहुत धीमे किया। मैंने इंतजार किया जब तक बाकी सब लोग शिफ्ट नहीं हो गए। तब मैंने अपनी डेस्क मूव की। इस तरह दूसरों को एहसास नहीं होगा कि मुझे डुक्सी पसंद है ना? तुम इतने स्लो क्यों हो? डुक्सी पास आई। मेरी मदद चाहिए। मेरे जवाब देने से पहले उसने मेरी डेस्क अपनी डेस्क के बगल में लगा दी थी। उसने मेरी किताबें अरेंज करने में भी मेरी मदद की। मैंने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोला। मेरे मुंह के कोने अपने आप मुड़ गए। इस पल मैं चाहता तो था कि डुक्सी मेरी मुस्कान देखे, लेकिन मुझे डर भी था कि कहीं बहुत खुश दिखने से मेरा राज खुल न जाए। स्टूडेंट पिंग जुनयोंग, हम अब से डेस्कमेट हैं। मैं तुम्हारी मदद की उम्मीद करती हूँ। डुक्सी ने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। मैं 2 सेकंड झिझका, फिर हाथ पकड़ लिया। स्टूडेंट डुक्सी, प्लीज मेरा ख्याल रखना। उसका हाथ कितना छोटा और मुलायम है। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। मुझे लगता है इसे हाथ पकड़ना ही कहते हैं, है ना? डुक्सी के साथ डेस्कमेट बनने के बाद मेरे पास किसी और चीज के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं था। 11वीं का कोर्स सच में बहुत बिजी है। हर दिन का होमवर्क पूरा करने के लिए मुझे देर रात तक जागना पड़ता था, लेकिन डुक्सी बहुत जल्दी खत्म कर लेती और उसके पास मेरे लिए नोट समराइज करने का भी टाइम होता। मैं बहुत प्रभावित था, लेकिन अंदर ही अंदर चिंतित भी था। इस एग्जाम में किस्मत का भी बड़ा हाथ था। साथ ही कुछ अच्छे साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स ने लापरवाही कर दी थी, इसलिए मैं दूसरा आ पाया। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं कभी जीनियस नहीं था। साइंस क्लास के जीनियस लोगों के सामने मुझे सिर्फ लोहा लेने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ी। काफी समय तक मैं बहुत उदास मूड में था। मेरा क्लास में ध्यान नहीं लगता था और मेरा होमवर्क नहीं हो पाता था। जुनियांग, क्लास के बाद क्या तुम स्पोर्ट्स फील्ड में रन करने जाना चाहोगे? फिजिक्स क्लास के दौरान डुक्सी ने एक स्क्रैप पेपर पर लिखा। मैंने ध्यान से पोडियम पर खड़े टीचर को देखा, जल्दी से पेन उठाया और लिख दिया, ठीक है। जब मैंने पेपर डुक्सी की तरफ बढ़ाया तो उसने एक गाजर के आकार का ढक्कन वाली पेन मेरी तरफ सरका दी। ये उसकी छोटे खरगोश वाली पेन के साथ बिल्कुल जोड़ी थी। उसने पेपर पर लिखा, जुन्यांग, ये तुम्हारे लिए है। मेरा दिल जैसे भर गया। ये एक ऐसी खुशी थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। क्लास के बाद डुक्सी और मैंने स्पोर्ट्स फील्ड में एक के बाद एक लैप दौड़ लगाई। मेरा मूड सच में काफी बेहतर हो गया। आखिरी लैप के दौरान डुक्सी अचानक अपने घुटनों पर हाथ रखकर रुक गई।
जुनयोंग, क्या तुम्हें सच में जे चाओ का म्यूजिक सुनना पसंद है? मुझे समझ नहीं आया कि उसने अचानक ऐसा क्यों पूछा। मैंने क्यू पर देखा कि तुम आजकल अक्सर उसका म्यूजिक सुन रहे हो। मैंने सिर हिलाया। जब मैं कोई सवाल हल नहीं कर पाता तो म्यूजिक सुनता हूँ, लेकिन उसके पास इन चीजों पर ध्यान देने का टाइम कैसे होता है? डुक्सी अचानक मुस्कुराई। क्लासमेट पैंगन्योंग, आखिरी लैप। चलो, एक रेस करते हैं। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें एक और गिफ्ट दूंगी। ठीक है। एक लड़का होने के नाते मैं उससे तेज दौड़ सकता हूं। इसे कंपटीशन क्या कहना, लेकिन ऐसा लगता है मैंने उसे थोड़ा कम आंका। डुक्सी बहुत तेज दौड़ती है, मुझसे बहुत कम नहीं। लेकिन असल में इन लैप्स को खत्म करने से ज्यादा मुझे उसके साथ दौड़ने का प्रोसेस ज्यादा अच्छा लगा। जुनियोंग, तुम जीत गए। डुक्सी चमकदार ढंग से मुस्कुराई। उसकी बैंक्स पर पसीने की कुछ बूंदें चिपकी हुई थीं। रात को स्पोर्ट्स फील्ड में स्ट्रीट लाइट्स के नीचे झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। उसकी और मेरी परछाई बहुत लंबी खिंच गई थी। डुक्सी ने कहा उसका घर मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा और आगे है। तो उसने मेरे साथ घर जाने के लिए एक लंबा रास्ता लेने की जिद की। मैंने असल में पहले उसे घर छोड़ने का प्लान किया था, लेकिन उसने चाहे जो हो मना कर दिया। तो उसके साथ थोड़ा और देर चल पाने के लिए मैंने जानबूझकर बहुत बहुत धीरे धीरे चला। जो आमतौर पर सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, उस रास्ते में आज 10 मिनट लगे। आज चांदनी कितनी खूबसूरत है और तारे भी असामान्य रूप से मुलायम हैं। आखिरकार जब हम घर पहुंचे तो जैसे ही मैं दरवाजा बंद करने वाला था, डुक्सी ने मुझे आवाज दी, क्लासमेट पिंग जुनयोंग, गुड नाइट। गुड नाइट क्लासमेट डुक्सी, स्वीट ड्रीम्स। हाल ही में क्लास का माहौल थोड़ा दबा दबा सा है। ब्रेक के दौरान इक्का दुक्का लोग ही बातें कर रहे थे। ज्यादातर लोग अपनी डेस्क पर बैठे होमवर्क कर रहे थे। स्कूल का रेडियो अभी भी वो गाना बजा रहा था जो मुझे सुनना पसंद है। डुक्सी ने एक ईयरबड मेरे कान में लगा दिया। मैंने सिर घुमाकर देखा तो उसके हाथ में एक MP4 प्लेयर था। स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि स्कूल के बाद क्या खाएंगे। मेरे बाएं कान में जेचाओ का म्यूजिक बज रहा था। जैसे ही क्लास की घंटी बजी, डुक्सी ने ईयरबड निकाल लिया। मेरे चारों ओर सब कुछ फिर से शांत हो गया। डुक्सी ने MP4 प्लेयर मेरे हाथ में धकेल दिया। उसने कहा, जुनोंग, हैप्पी 16th बर्थडे। बर्थडे? ओह हाँ, आज 10 अक्टूबर है, मेरा बर्थडे। इन पिछले कुछ दिनों में मैं इतना बिजी था कि मैं खुद भी भूल गया। लेकिन डुक्सी को याद था। लेकिन डुक्सी को मेरा बर्थडे कैसे पता? मैंने तो उसे कभी बताया नहीं। क्लासमेट पिंग जुनयोंग, तुम्हारी क्यों प्रोफाइल बताती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है? तुम्हें कैसे पता कि ये मेरा असली बर्थडे है? डुक्सी हंसी। क्लासमेट पिंग जुनयोंग, तुम मेरे निकनेम के लिए भी अपना असली नाम इस्तेमाल करते हो। मैं असल में तुम्हारे लिए खुद गाना चाहती थी, लेकिन मैं सच में सुरीली नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इसके बदले ये MP4 प्लेयर दे रही हूँ। जुनयोंग, जब तुम्हारा मूड खराब हो तो थोड़ा म्यूजिक सुन लिया करो। ये कितना अच्छा है कि 16वें जन्मदिन पर किसी ने मुझे मेरा पसंदीदा गाना सुनने दिया। उसने कहा, अगर तुम्हारे 17वें जन्मदिन पर भी हम साथ हैं तो जुनयोंग, मैं तुम्हारे लिए खुद गाना गाऊंगी। क्लासमेट डुक्सी, मेरी दिली इच्छा है कि अब से हर 10 अक्टूबर पर तुम मेरे साथ रहो। मॉक एग्जाम में मेरा प्रदर्शन खराब रहा। मेरी रैंक 10 से भी ज्यादा गिर गई। मेरे सिर्फ लिटरेचर और इंग्लिश में ही थोड़े बहुत ठीक स्कोर थे। मेरे पापा अक्सर मुझसे कहते, अगर मैंने उस समय सोशल साइंस स्ट्रीम ली होती तो क्या बेहतर नहीं होता। लेकिन मुझे इसका जरा भी अफसोस नहीं है। चाहे सोशल साइंस हो या नेचुरल साइंस, दोनों का अपना आकर्षण है। लेकिन इस बार मैं डुक्सी के साथ डेस्कमेट नहीं रह पाऊंगा। तभी होम रूम टीचर ने अचानक हमें बताया, अब से हमें ग्रेड के हिसाब से सीटें अरेंज करने की जरूरत नहीं है। इस आखिरी अवधि में जिसके साथ भी बैठना चाहते हो, बस जाकर बैठ जाओ। जवानी बिना पछतावे के जीनी चाहिए। मैं बहुत खुश था। मैं फिर से डुक्सी का डेस्कमेट बन सकता हूँ। जब हम सीटें बदल रहे थे, डुक्सी मेरे करीब झुकी और बोली, जुनयोंग, क्या तुम अब से हमेशा मुझे अपने डेस्कमेट के रूप में चुन सकते हो? मैं तुम्हें लेसन समझाना जारी रखना चाहती हूँ। ठीक है क्लासमेट डुक्सी, हम हमेशा साथ बैठेंगे। डुक्सी ने मुझसे पूछा, जुनयोंग, तुम यूनिवर्सिटी के लिए किस शहर जाना चाहते हो? बीजिंग? डुक्सी ने फिर पूछा, इतने सारे शहर हैं, तुम बीजिंग क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि बीजिंग राजधानी है? क्योंकि मुझे पता है तुम बीजिंग जा रही हो। डुक्सी मुस्कुराई, मेरी ओर देखा और बोली, तो फिर जुनोंग, ये पक्का वादा है। फिर हम साथ बीजिंग में यूनिवर्सिटी जाएंगे अगले साल। ये तुम्हारे साथ तुम्हारा 17वां बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। मैं भी मुस्कुराया। ठीक है क्लासमेट डुक्सी, चलो बीजिंग में मिलते हैं। 12वीं क्लास के दूसरे सेमेस्टर में स्कूल ने हमारे लिए एक कमिंग ऑफ एज सेरेमनी रखी। उस दिन हमें यूनिफॉर्म नहीं पहननी थी। लड़कियां खूबसूरत ड्रेसेस पहन सकती थी और लड़के हैंडसम सूट पहन सकते थे। डुक्सी ने मुझसे पूछा कि मैं कमिंग ऑफ एज सेरेमनी में क्या पहनने का प्लान बना रहा हूं। मैंने एक पल सोचा, शायद एक सूट। असल में मुझे सूट पहनना पसंद नहीं है,
मुझे बहुत झंझट भरा लगता है। इसके अलावा मेरी फैमिली के पास ज़्यादा सूट भी नहीं है। जुनयोंग, डुक्सी ने मेरी ओर देखा। तुम आधे साल से मेरे डेस्कमेट हो। मैं तुम्हें कमिंग ऑफ एज गिफ्ट के तौर पर एक सूट दूंगी, ठीक है? इतने अहम दिन पर अपनी पसंद की लड़की से गिफ्ट पाना कितनी खुशनसीब बात है। लेकिन मैंने फिर मना कर दिया। ये गिफ्ट बहुत कीमती है। अगर तुम्हें सूट में अच्छा दिखना है तो दाम निश्चित रूप से सस्ता नहीं होगा। कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के दिन मैंने एक ब्लैक सूट पहना। डुक्सी मेरी ओर चलकर आई। उसने एक लंबी हल्की सफेद ड्रेस पहनी थी जो लिनफेंग के वाइट सूट के साथ परफेक्ट मैच कर रही थी। क्लासमेट पिंग जुनियोंग, तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। डुक्सी ने एक नया हेयर स्टाइल बनाया था। कई लड़के उसे घूर रहे थे। लिनफेंग हमारी क्लास की लड़कियों से घिरा हुआ था। वो उसे गिफ्ट दे रहे थे और अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहे थे। इस दिन कई लड़के और लड़कियां एक दूसरे को कन्फेस करते। क्लासमेट डुक्सी, क्या तुम जानती हो, कभी कभी मुझे लिनफेंग और दूसरों से बहुत जलन होती है। जलन इस बात की कि वो लोग वो चमकता सूरज बन सकते हैं। डुक्सी ने कुछ नहीं कहा और मैंने भी कुछ नहीं कहा। जब कमिंग ऑफ एज सेरेमनी खत्म हुई तो सबको केक का एक छोटा सा टुकड़ा दिया गया। मैं खिड़की के पास वाली सीट पर बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। डुक्सी जरूर बीजिंग की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती है। लिनफैंग और बाकी सब गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं। कुछ को तो पहले ही स्पेशल रिकमेंडेशन से एडमिट कर लिया गया है। कई क्लासमेट्स के अपने लक्ष्य हैं। ऐसा लगता है सिर्फ मैं ही दिशाहीन हूँ। मैं बस एक साधारण इंसान हूँ, औसत दर्जे की काबिलियत वाला। डुक्सी के साथ के गैप को कम करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सारी कोशिशें नजर नहीं आती और सारे फूल फल नहीं दे सकते। डुक्सी, इस बार मुझे शायद अपना वादा तोड़ना पड़े। अंत में डुक्सी ने मुझे बुलाया। उसने मुझे केक का एक छोटा सा टुकड़ा और बेबीज ब्रेथ का एक गुलदस्ता दिया। उसने कहा, जुनयोंग, हर किसी को अच्छा होने के लिए सूरज बनने की जरूरत नहीं है। तुम सबसे यूनिक बेबीज ब्रेथ फूल हो सकते हो। उसने कहा, जुनयोंग, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कमिंग ऑफ एज डे पर तुम एक ऐसा केक खाओ जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो। बैंगनी बेबीज ब्रेथ सच में खूबसूरत था। डुक्सी ने जो छोटा सा केक खरीदा था वो भी सच में बहुत मीठा था। उस दिन के बाद ऐसा लगा जैसे कुछ बदल गया था। हम अभी भी घर और स्कूल के बीच की वही नीरस जिंदगी जी रहे थे, लेकिन हर कोई एक उदास और निराश माहौल में डूबा हुआ था। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम करीब था और हमें आखिरकार जिंदगी की राहों पर बिछड़ी जाना था। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम से एक रात पहले डुक्सी ने मुझे एक मैसेज भेजा। जुनयोंग, एग्जाम के लिए गुड लक। क्लासमेट डुक्सी, तुम्हें भी। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि भले ही आप जानते हो कि नतीजा नहीं बदलेगा, फिर भी आप कोशिश करना चाहते हैं। एग्जाम के अगले दिन डुक्सी ने मुझे एक गिफ्ट दिया। जुनयोंग, याद रखना, इसे क्लास पार्टी तक खोलना है। लेकिन मैं उसके बाद क्लास पार्टी में गया ही नहीं। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के बाद मेरी पूरी फैमिली दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई। जाने से पहले मैंने डुक्सी को अलविदा तक नहीं कहा। मेरा स्कोर बीजिंग के लिए काफी अच्छा नहीं था। मैंने आखिरकार साउथ की एक यूनिवर्सिटी चुन ली। मैंने सुना कि डुक्सी का बीजिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। बीजिंग मेरे रहने की जगह से 3,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। एक साउथ में, एक नॉर्थ में। बिल्कुल उसकी जिंदगी और मेरी जिंदगी की तरह डुक्सी का गिफ्ट मेरे सूटकेस की तली में रखा गया था। यूनिवर्सिटी के 4 सालों तक मैं इसे अपने साथ कई जगहों पर ले गया, लेकिन कभी खोला नहीं। कई रातों की नींद हराम करने वाली नाइट्स पर मुझे इसे खोलकर देखने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन मैं हमेशा खुद को रोक लेता। मैं उम्मीद से बहुत ज्यादा भरा हुआ था और बहुत ज्यादा डरा हुआ भी। डर था कि अंदर कुछ भारी हो, फिर भी डर था कि कुछ भी नहीं हो। डर था कि मेरा अंतर्ज्ञान सही हो, फिर भी डर था कि आखिर में सब बेकार हो। यूनिवर्सिटी के 4 सालों में मैंने कई नई चीजें आजमाई। मैंने कपड़े पहनने के तरीके के बारे में सीखना शुरू किया। मेरा नाम हर साल स्कॉलरशिप लिस्ट में होता था। यूनिवर्सिटी के चौथे साल में मेरा बीजिंग में ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिला हो गया। जिस पल मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिला, मैं अपने आंसू नहीं रोक सका। असल में मैं हमेशा से बीजिंग जाना चाहता था और मैं डुक्सी को कभी नहीं भूल सका। मैं उस इंसान को नहीं भूला जिसने कहा था कि वो मेरे लिए गाएगी, लेकिन आखिर में गा नहीं पाई। यूनिवर्सिटी में मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया। ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे पसंद नहीं किया, लेकिन मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया। कभी कभी कोई लड़की मुझे कन्फेस करती तो मैं हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देने का बहाना बनाकर मना कर देता। लेकिन असलियत में मैं उस लड़की को भूला नहीं पा रहा था जिसने इतने सालों से मुझे अभिभूत कर रखा था। डुक्सी, मुझे तुम्हारी सच में बहुत याद आती है। क्या तुमने अब तक वो गाना सीख लिया? मैं नहीं चाहता कि मेरी जवानी बेकार चली जाए। मैं सच में बहुत विरोधाभासी इंसान हूँ, कायर भी और चाहता भी हूँ कि वो मुझे देखे। तो मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मेरी और डुक्सी की कहानी लिख डाली। डुक्सी, इंटरनेट इतना डेवलप्ड होने के बाद क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी नज़र मेरी कहानी पर पड़ेगी? उस वक्त क्या तुम्हें मेरी तरह अफसोस होगा
या तुम शांति से मुस्कुराओगी? मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह अफसोस करो, लेकिन मुझे इस बात से भी डर